मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर और इसका नाम है परमाणु संरचना। इसमें हमने बहुत सारा जो टॉपिक है वो क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है और आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग देखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है वो है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, इससे पहले हम लोग और कई मॉडल परमाणु की संरचना को समझाने के लिए देखे हैं, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके अलावा आपका जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, और भी है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत, और बहुत सारे हम लोग ये टॉपिक जो है कृष्णिका विकिरण, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम देखते हैं बोहर का परमाणु मॉडल, जिन्होंने परमाणु की संरचना को बताने के लिए यह मॉडल क्या किया है, प्रस्तुत किया गया है। ये जो मॉडल है बोहर का परमाणु मॉडल, इसे जो है आपका प्लांक का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहा जाता है। और ये जो मॉडल है वो आपका मैक्स प्लांक के क्वांटम जो सिद्धांत पर आधारित है। ये किस पर आधारित है भाई? हमारा मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। मैक्स हो गया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा ये जो बोहर का परमाणु मॉडल है वो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर क्या है भाई, हमारा आधारित है। और ये जो बोहर जी हैं, नील बोहर, इन्होंने परमाणु के जो भी संरचना है उसको समझाने के यहाँ पर मॉडल प्रस्तुत की हैं। तो ये तो हम लोग देख लिए कि बोहर का जो परमाणु मॉडल होती है ये मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। और नील बोहर नाम के वैज्ञानिक जो थे, नील बोर जो नाम के क्या थे वैज्ञानिक ने 1913 में परमाणु की संरचना को समझाने के लिए, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए बोहर के परमाणु मॉडल प्रस्तुत की है ना। बोहर के परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किए हैं, है ना। बोहर के परमाणु जो क्या है, हमारा जो मॉडल है, इस मॉडल को उन्होंने क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं भाई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि बोहर ने परमाणु की जो संरचना है उस संरचना को समझाने के लिए बोहर मॉडल को क्या किए हैं, प्रस्तुत किए। और ये बोहर मॉडल किस पर आधारित है भाई, हमारा मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उस पर आधारित है। और देखते हैं कि परमाणु की संरचना को यहाँ पर बोहर के परमाणु मॉडल में किस प्रकार से समझाई जाती है। तो यहाँ पर बोहर के जो परमाणु मॉडल है उसकी कुछ बातें हैं जिनको हमको यहाँ पर क्या करना है, जानना है कि बोहर ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए क्या क्या बातें अपने इस मॉडल में क्या की हैं, बताई हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोहर के परमाणु मॉडल, है ना, के अग्रलिखित बातें। तो उन्होंने अपने मॉडल में परमाणु की संरचना से रिलेटेड क्या क्या बात बताई हैं उनको हमको 1 बाय 1 करके क्या करते जाना है, देखते जाना है। जैसे रदरफोर्ड जी ने बताया था, वैसे बोहर ने भी अपने परमाणु संरचना में परमाणु की या परमाणु के जो मॉडल है उसमें परमाणु के संरचना को बताने के लिए कुछ बातें बताई है। उन बातों को हमको देखते हैं, जिसमें पहला बात उन्होंने बताई है, जैसे रदरफोर्ड जी ने बताया था वैसे बोहर ने भी अपने परमाणु मॉडल में ये बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, आपका चक्कर लगाता है, जिसे कक्षा या ऑर्बिट या उसी को कोश के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के किसके ओर भाई, चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा को ही हम क्या बोलते हैं भाई, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट।
इसी को हम लोग बोल सकते हैं कोस, कोस को बोलते हैं सेल। ये हमारा क्या होता है, सेल में क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो इस मॉडल के अनुसार पहला हमारे बात ये है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारा क्या है, परमाणु है, और इस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षक में, है ना, क्या करते हैं, जिसे वृत्ताकार कक्षा या कोस में क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं। ये पहला इस मॉडल का पहला उन्होंने क्या किया, अपने मॉडल में बात को रखा कि कोई भी जो परमाणु है उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करती है, नाभिक के चारों ओर क्या करती है, वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है। ये उन्होंने क्या किया है, अपने परमाणु मॉडल में बताया है। इससे पहले भी जो रदरफोर्ड जी के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उनमें भी उनका यही कहना था कि परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक की ओर चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, और वो जो वृत्ताकार कक्षा होती है या कोस में चक्कर लगाती है। या ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करती है, एक वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाती है, जिसे हम जो है कोस या कक्षा के नाम से जानी जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाती है जिसमें कोणीय संयोग का जो मान होती है वो आपका h/2π के क्या होती है, आपकी बराबर होती है। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर और उन्हीं कक्षकों में, उन्हीं, है ना, निश्चित कक्षाओं में, या हम लोग बोल सकते हैं उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है जिसकी कोणीय संवेग का मान, कोणीय, है ना, कोणीय संवेग h/ कितना होती है हमारी, 2π के बराबर होती है, या जिसका कोणीय संवेग कितना होती है, h/2π होती है या बराबर होती है, के बराबर होती है। तो ये दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि हमारा जो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होती है वो नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में क्या करती है, चक्कर लगाती है जिनका जो कोणीय संवेग का जो मान होती है, ये कोणीय संवेग का मान कितना होती है, हमारा h/ क्या होती है, 2π के बराबर होती है, या h/ क्या होती है, 2π होती है। उन्हीं कक्षाओं में क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें उनका रदरफोर्ड का कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किसी भी कक्षा में क्या कर सकती है, चक्कर लगा सकती है। उसका मतलब ये था नाभिक के चारों तरफ कोई भी जगह हो वहाँ पर चक्कर लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड के बाद जो बोहर परमाणु मॉडल है उनमें उनका कहना था कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में क्या कर सकती है, चक्कर लगा सकती है जिनमें कोणीय संवेग का मान क्या होती है, हमारी h/2π के बराबर होती है। उन्हीं कक्षाओं में क्या कर सकती है, चक्कर लगा सकती है। बाकी जो कक्षा होती है उसमें ये चक्कर नहीं लगा सकती है। और ये जो कक्षा होती है वो यहाँ पर क्या होती है, स्थायी होती हैं, है ना। ये जो कक्षाएँ होती हैं, कक्षा जो होती है क्या होती है, यहाँ पर स्थायी होती हैं। ये कक्षा कैसी होती है, हमारी स्थायी होती हैं। तो जो कक्षा जिसमें हमारी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, उसका कोणीय संवेग का मान क्या होती है, हमारा h/ क्या होती है, 2π होती है। और उन्हीं कक्षाओं में जिनमें हमारा कक्षक का जो मान होती है वो 2π, है ना, ये हमारा 2π/, ये जो हमारा h/2π होती है, जिन कक्षा का मान होती है उन्हीं कक्षाओं में ही क्या कर सकती है, हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकती है। मान लेते हैं यहाँ पर नाभिक के बाद ये वाला हमारा कक्षा में चक्कर लगाती है, तो उस स्थिति में यहाँ पर जो है उसको जो है आपका h/2πr से लगा जो है दर्शाई जाती है। मान लो ये इसके बाद वाला कक्षा में लगाती है तो इसको जो है 2h/ जो है हमारा
2 पाई के ही नाम से जानी जाती है। अगर वो थर्ड कक्षा में इस प्रकार से लगाती है तो उसे हम लोग 3h/2 पाई के हिसाब से क्या की जाती है, उनको दर्शाई जाती है। मतलब ये कही जा सकती है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिस कक्षा में चक्कर लगाती हैं उनमें जो है हमारा h/2 पाई जो का जो मान होती है जब फिक्स होती है, जिनका मान जो है h या जिस कक्षा का मान h/2 पाई के बराबर होती है, उन्हीं कक्षाओं में क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकती है। और जैसे जैसे कक्षा बदलती जाती है वैसे वैसे इसकी मात्रा को बढ़ाई जाती है। जैसे अगर दूसरा कक्षा में चक्कर लगाती है तो उसका जो कोणीय संयोग को 2 पाई 2r से दर्शाई जाती है। अगर वो तीसरा कक्षा में चक्कर लगा रही है तो उनके कोणीय संयोग को 3h/2 जो है पाई से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर 2 पॉइंट क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। अब यहाँ पर चूँकि बोल रहे हैं कि हमारा जो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होती है वो हमारा उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाती है जिनमें हमारी क्या होती है, हमारी जो कोणीय संवेग का मान क्या होती है, 2 पाई के बराबर होती है। अब जैसे मैं आपको बताया कि पहला कक्षा है तो हमारा क्या होता है, हमारा h/ क्या होती है, 2 पाई होती है। अगर यहाँ पर दूसरा कक्षा हो जाती है तो इसको 2h/ क्या होती है, 2 पाई लिखी जाती है। यहाँ पर अगर थर्ड हो जाती है तो 3h/ क्या होती है, 2 पाई लिखी जाती है। तो इसके आधार पर कोणीय जो संवेग होती है, यहाँ पर ये कोणीय जो क्या होती है, हमारी जो संवेग होती है, इस कोणीय संवेग की जो मान है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर n लगा दी जाती है और ये h/ क्या हो जाती है, हमारी 2 पाई हो जाती है। जहाँ पर जो n होती है, ये n आपके कक्षा की जो संख्या है उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है, कक्षा की संख्या को। जैसे n बराबर यहाँ पर क्या की जा सकती है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 इस प्रकार से रखी जा सकती है। और इसको क्रमशः दर्शाने के लिए k, l, m से भी क्या की जाती है, इसको दर्शाई जाती है। जैसे पहले कक्षा होती है उसको k से, फिर l से, m से और n से भी क्या की जाती है, इसको दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से 2 बातें जो कि आपकी बोहर के परमाणु मॉडल में कही गई है वो क्या की जा सकती है, आपको समझाई जा सकती है। तो पहला बात क्या हुआ भाई कि परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है ना, जिसे कक्षा या कोष के नाम से जानी जाती है। दूसरा पॉइंट ये होती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाती है जिनमें कोणीय संवेग का मान आपका h/2 पाई के क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे कक्षा होती हैं, अतः उन कक्षाओं को दर्शाने के लिए कोणीय संवेग को यहाँ पर h/2 पाई से क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है या दर्शाई जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर उसको अगर देखा जाए तो इसको इस प्रकार से क्या की जा सकती है भाई, लिखी जा सकती है। जैसे ये हमारा नाभिक है, ये नाभिक होती है। अब यहाँ पर वो अगर हो तो ये हमारा पहला कक्षा, फिर हमारे क्या होती है, हमारी दूसरा कक्षा, और इधर हम लोग चले जाएं तो इसको जो है इस प्रकार से तीसरा कक्षा से दर्शाई जाती है। या तो इन्हीं को क्रमशः किससे दर्शाई जाती है भाई, k से, l से, m से दर्शाई जाती है, जो कि क्या होती है, निश्चित कक्षा में क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। अब यहाँ पर जो ये जो कोणीय संवेग होती है, ये कोणीय संवेग को जो है इस प्रकार से भी क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। ये होती है mvr और ये हो जाती है हमारी n/ क्या होती है, हमारी h/2 पाई से क्या की जाती है, इसको दर्शाई जाती है। किससे दर्शाई जाती है भाई, उन्हीं कोणीय संवेग की जगह यहीं पर क्या लिखी जा सकती है, कोणीय संवेग की जगह होती है यहाँ पर, ये हो जाती है आपकी कोणीय संवेग की जगह ये हो जाती है mvr और इक्वल टू h, है ना, ये हो जाती है आपका h। ठीक है, 1 मिनट, ये हो जाता है आपका mvr इक्वल टू कितना होता है n और h/ क्या हो जाती है, 2 पाई से क्या की जाती है, इसको दर्शाई जाती है। ये जो हमारा mvr होती है वो कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है। और कोणीय संवेग को दर्शाने के लिए हमारे एक वेक्टर होती है जिसको इस प्रकार से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, जिसका मान ये हमारा r और इनटू क्या होती है हमारी, ये क्या होती है हमारी जो p होती है, इन वेक्टर के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होती है। इसके आधार पर ये बताई जा सकती है कि यहाँ पर क्या होती है, कोई जो इलेक्ट्रॉन होती है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करती है, जिसकी द्रव्यमान कितनी होती है, m होती है, और वो v वेग से क्या करती है, चारों तरफ क्या करती है, गति करती है। यहाँ पर v वेग से गति करती है, यहाँ पर भी v वेग से क्या करती है, गति करती है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होती है जिसके द्रव्यमान क्या होती है आपकी, m होती है, और ये जो द्रव्यमान होता है
वो भी वेग से क्या करती है, चारों तरफ इसकी क्या करती है, आपकी गति करती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया उसका क्या हो गया हमारा द्रव्यमान, और ये भी वेग से क्या करती है, गति करती है। तो उनकी यह गति जो है वो मोमेंटम के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो P होती है वो मोमेंटम को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जो किसके मोमेंटम को दर्शाती है, तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान क्या होती है हमारी, m होती है, जो भी वेग से क्या करती है, गति करती है, वही उसकी मोमेंटम होती है। और यहाँ पर जो P का जो वेक्टर होती है वो मोमेंटम को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर इस मान को रख दी जाती है। तो यहाँ पर r का r हो जाती है, इंटू P की जगह क्या हो जाती है, ये जो मोमेंटम होती है वो हमारा किसके, हमारा v और m के क्या होती है, गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ पर जब गुणनफल होती है तो उसके जगह यहाँ पर जो है आपका एक साइन थीटा क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और ये जो साइन थीटा होती है, ये जो हमारे क्या होती है, साइन थीटा होती है, इसका जो मान होती है वह मान कितना होती है, 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाती है, कोणीय संवेग के बराबर क्या हो जाता है आपका RmV। इसी को जो है किस रूप में लिखी जाती है, MVR के रूप में क्या की जाती है, आपका इस प्रकार से लिखी जाती है। तो ये होती है आपकी MVR होती है। तो इस तरीक़ा से दूसरा पॉइंट को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। अगर यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात की जाती है तो थर्ड पॉइंट में ये बात की जाती है कि जो भी है नाभिक के चारों तरफ जो क्या होती है, कक्षा होती है, उसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा क्या होती है, संलग्न होती है, जिसे ऊर्जा स्तर के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो ये बोली जा सकती है भाई नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार, है ना, कक्षा में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कही जाती है, जिसे ऊर्जा स्तर कही जाती है, जिसे क्या कही जाती है भाई, ऊर्जा स्तर कही जाती है। और इसे n से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, n से दर्शाई जाती है। और यहाँ पर जो n का जो मान होती है वो पहले जैसा हमारा यहाँ पर जो n का मान है 1 2 3 है ना, उसके अलावा 4 5 इस प्रकार से लिखी जा सकती है। नहीं तो इसी को जो है आपका अब जो है K L M N इस प्रकार से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो इस प्रकार से कितना पॉइंट हो गया भाई हमारा, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है, जैसे हम लोग पढ़े हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। दूसरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाती है जिसकी कोणीय संवेग का मान क्या होती है हमारी, h/, क्या होती है 2 पाई के क्या होती है, बराबर होती है। और चूंकि नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे कक्षा आपको देखने को मिलती है, अतः कोणीय संवेग को NH/2 पाई से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, जिसमें कोणीय संवेग की जगह आपका MVR रखी जा सकती है, क्योंकि ये हमारा जो है वेक्टर पर निर्धारित होती है और वेक्टर के आधार पर ये जो है MVR क्या होती है, प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या होती है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न रहती है। जैसे ये पहला कक्षा दिख रहा है, ये दूसरा कक्षा दिख रहा है, तो इसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा क्या होती है, संलग्न होती है। और वो जो ऊर्जा की निश्चित मात्रा में संलग्न जो कक्षा है वो ऊर्जा स्तर के नाम से जानी जाती है, जिसका मान n से दर्शाई जाती है। और n का मान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या इसी को KLM से दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़े से इसके जो है 3 पॉइंट क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। अगला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो भी इसमें क्या की जा सकती है भाई, दर्शाई जा सकती है। फोर्थ पॉइंट ये कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनुमेय कक्षा में क्या करती है, गति करती है, तो उस दौरान न तो ऊर्जा क्या करती है, वो उत्सर्जित करती हैं, और न ही ऊर्जा क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, या ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है हमारा, नाभिक के चारों ओर जब अनुमेय कक्षा में क्या करती है, जब क्या करती है, रोटेशन करती है, गति लगाती है, तो उस दौरान कुछ ऊर्जा या
ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन अनुमेय कक्षा में क्या करती है भाई, गति करती है तो उस दौरान है ना ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करती है। उस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन है ना एवं अवशोषण या बोल सकते हैं अवशोषण नहीं करती हैं, अवशोषण नहीं करती हैं। तो क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन क्या करती है, नाभिक के चारों ओर अनुमेय कक्षा में जब क्या करती है, रोटेशन करती है, तो उस दौरान क्या करती है इलेक्ट्रॉन, न तो ऊर्जा लेती है न ही ऊर्जा क्या करती है आपकी उत्सर्जित करती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के दौरान ऊर्जा का मान स्थिर रहती है, मतलब न तो उत्पन्न होती है और न ही उत्सर्जित होती है, न ही ली जाती है। तो इस तरीक़ा से जो चौथा पॉइंट है उसको क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करती है, कक्षक के चारों तरफ गति करती है तो उस दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करती है। उसके बाद अगर पांचवा पॉइंट हम चलें तो पांचवा पॉइंट ये कहती है, बोहर का जो परमाणु मॉडल है, कि यदि एक जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन होती है, अगर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर, मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यदि एक कक्षा से दूसरे कक्षा में चली जाती है या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चली जाती है, तो उसके लिए उसको जो है ऊष्मा लेने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब जब एक कक्षा से वो दूसरे कक्षा में प्रवेश करती है, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश करती है, मान लो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, हमारा दो कक्षा है, पहला और ये दूसरा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो उस दौरान ऊष्मा का क्या करती है, वो अवशोषण करती है या ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है, और फिर जो है वो क्या हो जाती है, उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाती है, चली जाती है। तो हम लिख सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन है ना एक कक्षा से है ना, या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में है ना, दूसरी कक्षा में जाती है तो उस दौरान ऊर्जा का क्या करती है भाई, हमारा अवशोषण करती है। क्या करती है, हमारी ऊर्जा का अवशोषण करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में क्या करती है, जाती है, तो उसके लिए वो ऊर्जा का क्या करती है, हमारा अवशोषण करती है, जिससे क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, और उत्तेजित होने के पश्चात क्या हो जाती है, वो दूसरे ऊर्जा स्तर में क्या हो जाती है, चली जाती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं भाई पांचवा पॉइंट कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब क्या होती है, जाती है, तो उस दौरान वो ऊर्जा का क्या करती है, अवशोषण करती है, जिससे वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाती है, चली जाती है। जिससे हम लोग बोल सकते हैं, जिससे है ना इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चली जाती है। उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाती है भाई, चली जाती है। उच्च ऊर्जा स्तर में चली जाती है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या होती है, जाती है, तो ऊर्जा का क्या करती है, अवशोषण करती है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या हो जाती है, हमारी चली जाती है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फिफ्थ पॉइंट। और भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं। छठवां पॉइंट, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तर में गई हैं, जब वो पूरा अपने निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटती है, तो उस दौरान जो ऊर्जा उन्होंने क्या
की है, उस स्तर में जाने के लिए ली है, उस ऊर्जा को क्या करती है वो उत्सर्जित करती है। तो बात बोल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आती हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में आती हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। क्या करती हैं भाई? हमारा ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होती है, उत्तेजित होती हैं, तो उस दौरान क्या करती हैं, ऊर्जा लेती हैं और वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो उच्च ऊर्जा स्तर से पुनः जब निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जब वापस लौटती है तो उस दौरान क्या करती है, वो ऊर्जा को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। ये बातें भी जो है आपका बोहर के परमाणु मॉडल में क्या की है, बताई गई है। तो ये इस प्रकार से ये पॉइंट भी क्या की जा सकती है, इसमें लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप चलें तो यहाँ पर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होती है, जब वो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाती है तो ऊर्जा का अवशोषण करती है। तो वो जो ऊर्जा का अवशोषण करती है वो बंडल के रूप में करती है। क्या करती हैं वो? बंडल के रूप में या फोटान के रूप में ऊर्जा का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। और ये कंटिन्यूसली ना करके, सतत ना करके जो है वो विविक्त करती हैं या असतत होती हैं बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो है वो बंडल के रूप में करती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन है ना, बंडलों के रूप में करती हैं भाई। इसके रूप में हमारे बंडलों के रूप में करती हैं, बंडलों या पैकेटों बोल सकते हैं, पैकेटों है ना, के रूप में करती हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस पॉइंट को इसमें क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ऊर्जा का अवशोषण करती है, उत्सर्जन करती है। तो उस स्थिति को हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या अवशोषण बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में होती है। और ये कंटिन्यूसली ना होकर के, सतत ना होकर के असतत होती है, विविक्त होती है। तो ये पॉइंट भी इसमें क्या की जा सकती है भाई, लिखी जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा कितना पॉइंट, 7 पॉइंट। अगर हम 8वां पॉइंट देखें तो 8वां पॉइंट क्या होती है, इसमें हमारा जो क्या होती है, जिस प्रकार से जैसे ये पहला कक्षा है और ये दूसरा कक्षा होती है, तो इसमें जो पहला कक्षा और दूसरा कक्षा के बीच में ऊर्जाओं में क्या होती है, अंतर होती है। कहने का मतलब ये है कि पहला कक्षा की ऊर्जा और उसके बाद जो दूसरा कक्षा की ऊर्जा होती है, उन दोनों कक्षकों की जो ऊर्जा होती है उनमें क्या होती है, अंतर होती है। जिन अंतरों को यहाँ पर E2 माइनस E1 से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है, और जिसका जो मान होती है वो h म्यू के क्या होती है, बराबर होती है। तो उसको भी इसमें पॉइंट के रूप में क्या की जा सकती है, आपकी लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। तो लिख सकते हैं कि दो जो कक्षकों के बीच ऊर्जा में क्या होती है, अंतर होती है। परमाणु में हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दो कक्षा के, है ना, दो कक्षा के बीच की ऊर्जा में क्या होती है, यहाँ पर अंतर होती है। अंतर होती है कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा क्या होती है, नाभिक होती है, ये पहला कक्षा होती है, और ये हमारी क्या होती है, दूसरा कक्षा होती है। तो यहाँ पर पहले कक्षक की ऊर्जा और दूसरे कक्षक की जो ऊर्जा होती है, उन दोनों कक्षकों की ऊर्जा में क्या होती है, अंतर होती है। मान लो इसमें दूसरे कक्षक की ऊर्जा हमारी क्या होती है, E2, और पहले कक्षक की ऊर्जा E1 होती है। तो इनका जो मान होती है वो h म्यू के बराबर होती है, या इसी को जो है डेल E इक्वल टू E2 माइनस E1 और इक्वल टू h म्यू के रूप में क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। जहाँ पर h जो होती है ये आपका प्लांक, है ना, क्वांटम स्थिरांक होती है भैया, प्लांक स्थिरांक होती है बोल सकते हैं। h क्या होती है हमारी, प्लांक स्थिरांक होती है ना।
ये प्लांक स्थिरांक होती है। और अगर म्यू की बात करें तो विकिरण की आवृत्ति होती है ना, विकिरण की क्या होती है हमारी, ये आवृत्ति होती है। तो इस तरीक़ा से ये कुछ पॉइंट है जो कि बोहर की परमाणु मॉडल के अंतर्गत क्या की जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। तो बोहर के परमाणु मॉडल में हमने कितना पॉइंट देख लिया, लगभग 8 पॉइंट। पहला पॉइंट ये बताया कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है, पहला पॉइंट, जिसे कक्षा या ऑर्बिट के नाम से जानी जाती है। दूसरा पॉइंट कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाती है जिसमें कोणीय संवेग का मान क्या होती है हमारी, h अपान क्या होती है, 2 पाई के क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, कोई भी जो कक्षा होती है उस कक्षक की अपनी क्या होती है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा संलग्न रहती है जिसे ऊर्जा स्तर के नाम से जानी जाती है, जिसे क्रमशः KLMN या 1 2 3 4 5 से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। और वैसे वैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट जैसे थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट भी परमाणु जो मॉडल है बोहर जी का, उनमें क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो ये तो हो गया बोहर का परमाणु मॉडल। ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको पेपर में क्या की जा सकती है, इसको पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं बोहर के परमाणु मॉडल की सफलताएं। ये जो बोहर की परमाणु मॉडल है ये लगभग बहुत अच्छा है। तो इनकी सफलता के पीछे कारण क्या है, तो बोहर का जो परमाणु मॉडल है उन्होंने एक तो परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की क्या है हमारा जो त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या ये हो गया। उसके अलावा जो भी हमारा कोश होता है, कक्षा होता है, कोश की जो क्या होती है, जो ऊर्जा स्तर होता है, कोश की जो क्या है हमारा ऊर्जा स्तर है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन क्या है हमारा जो स्पेक्ट्रम है, इसकी अच्छे से क्या करता है, जानकारी देता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु की त्रिज्या, कोश की ऊर्जा स्तर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बढ़िया से क्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। और इसके आधार पर यहाँ पर बोहर की जो परमाणु त्रिज्या है वहाँ पर यहाँ से क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। तो यहाँ पर दिया है बोहर की त्रिज्या या कक्षा की बोहर त्रिज्या, जिसके आधार पर एक व्यंजक क्या की जा सकती है, व्यक्त या प्राप्त की जा सकती है। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है कक्षा की बोहर त्रिज्या। और इस बोहर की त्रिज्या के द्वारा या बोहर के द्वारा कक्षा की त्रिज्या क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए क्या होती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या होती है हमारी, ये परमाणु होती है भाई, ये हमारी क्या होती है, परमाणु होती है। और इस परमाणु के बीच में क्या होती है, नाभिक होती है। आपको पता है परमाणु में क्या होती है, नाभिक होती है, जिसका चार्ज कैसी होती है, हमारी धन चार्ज होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्रकार के बल क्या करती है, आपतित करती है। एक ये होती है नाभिक की ओर, इलेक्ट्रॉन का क्या होती है, नाभिक की ओर, इसको बोलते हैं केंद्र भिसारी, केंद्र भिसारी है ना, केंद्र भिसारी बल बोल सकते हैं। और एक होता है केंद्र प्रसारी, केंद्र प्रासारी, परासरी। तो केंद्र प्रसारी बल होता है हमारा और एक केंद्र भिसारी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं केंद्र प्रासरी, परासरी, केंद्र प्रासरी। तो 2 प्रकार के यहाँ पर क्या होती है, बल कार्य करती है। एक इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर और एक होती है इलेक्ट्रॉन का बाहर की ओर। तो ये 2 प्रकार के बल कार्य करती है। यहाँ पर जो बाहर की ओर जो बल कार्य करती है उसको mv² r से दर्शाई जाती है। और यहाँ पर जो बल कार्य करती है ये होती है हमारी z इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से यहाँ इसके बीच की दूरी क्या होती है, r होती है। तो ये हमारा क्या होती है, केंद्र भिसारी, ये होता है हमारा केंद्र प्रसारी। और ये दोनों बल होती है, उन दोनों बलों को यहाँ पर दर्शाने के लिए लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है भाई, केंद्र भिसारी जैसे यहाँ पर दिया गया है, केंद्र प्रसारी दिया है, तो इसको mv² अपॉन r से दर्शाई जाती है। और चूँकि ये जो बाहर की ओर बल लग रहा है वो और अंदर की ओर जो बल लग रहा है वो दोनों का मान क्या होती है, बराबर होती है। तो इसको जेडी² अपॉन r
क्यूब से क्या की आर स्क्वायर से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो ये बाहर की ओर हो गया और ये अंदर की हो गया, और ये दोनों बल क्या होती है हमारा, एक दूसरे के क्या होती है, हमारी बराबर होती हैं। तो इन बलों को इस प्रकार से क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। बाहर की ओर बल लग रही है उसको इस प्रकार से दर्शाई जाती है, और अंदर की ओर जो बल लग रही है उसको जो है इस प्रकार से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। अब यहाँ पर इसको जो है फिर से जो है आगे ही सूत्र को बढ़ाई जा सकती है। इसको समीकरण 1 नंबर दे दी जाती है। आगे जब इसको बढ़ाई जाती है तो ये mv² और ये जो है आपका इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये हो जाती है JD, और यहाँ पर स्क्वायर अपान क्या हो जाती है, R प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है भाई, तो यहाँ पर अगर ये जो R है, इस R को इस तरफ क्या कर दी जाती है, पक्षांतरित कर दी जाती है। तो एक पॉइंट वहाँ पर और क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है, वो होती है mv² बराबर यहाँ हो जाती है JD, है ना, स्क्वायर अपॉन कितना हो जाती है R, और पक्षांतरित करते हैं तो ये भाग में रहती, इधर आके क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो उस स्थिति में एक R और एक R क्या हो जाती है, कैंसल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बच जाती है भाई, यहाँ पर ये हो जाती है आपका mv² बराबर ये हो जाती है JD, और स्क्वायर अपान कितना हो जाती है, R बच जाती है। तो इस स्थिति में ये समीकरण 2 के नाम से चली जाती है भाई, इसको समीकरण 2 दे दी जाती है। अब यहाँ पर क्या होती है कि R जो होती है, इस R को अगर इस तरफ क्या कर दी जाती है, पक्षांतरित कर दी जाती है, तो यहाँ पर mv² और ये क्या हो जाती है, R हो जाती है। और उस स्थिति में फिर इसका मान कितना हो जाती है, हमारी ये ZA² को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये समीकरण कौन सा हो जाती है भाई, हमारा ये 3 हो जाती है। अब यहाँ पर जो भी बोहर की जो क्या होती है हमारी, बोहर के अनुसार यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग होती है, इलेक्ट्रॉन है ना कि कोणीय संवेग जिसको किससे दर्शाई जाती है भाई, हमारा H अपान क्या होती है हमारी 2 पाई, यहाँ पर n होती है, 2 पाई से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। कि पूर्ण गुणक होती है, कि पूर्ण गुणक होती है। तो पूर्ण गुणक होती है, तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ पर ये हो जाती है हमारी mv² होती है, जो कि कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है, और इसका जो मान होती है वो H अपान 2 पाई को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसको जो है समीकरण जो है नेक्स्ट नंबर क्या कर दी जाती है, समीकरण 4 दे दी जाती है भाई। ये हमारा समीकरण क्या होती है, हमारी 4 होती है। अब ये जो समीकरण 4 है, इसी को इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है। ये हो जाती है mk², ये हो जाती है v², और ये हो जाती है r² लिखी जा सकती है। इसी प्रकार इसको हम लोग n² यहाँ पर करेंगे तो h² अपान जो है 2 दूने 4 हो जाती है। अगर 2 से इसको गुणा की जाती है, भाग दी जाती है, तो 2 दूने 4, और ये π² से इसको क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। इसको समीकरण कितना दे दी जाती है, 5 दे दी जाती है। अब यहाँ पर जो समीकरण क्या आई है, जो 5 आई है, इस 5 को समीकरण 3 के साथ भाग दे दी जाती है। तो लिख सकते हैं समीकरण 5 को समीकरण 3 से क्या दी जाती है, भाग दी जाती है। तो समीकरण 5 को समीकरण 3 से, समीकरण कौन सा हमारा 3 से भाग देने पर, समीकरण 3 से भाग देने पर, तो समीकरण जो 3 है उसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 है उसको समीकरण 5 से क्या करते हैं, जब भाग दे देते हैं, तो समीकरण 5 को समीकरण 3 से भाग देते हैं, या ये बोल सकते हैं समीकरण 5 और 3 को भाग देने पर यहाँ पर क्या होती है, ये जो मान होती है ये हो जाती है m², ये हो जाती है v², ये हो जाती है r²। क्योंकि हम लोग समीकरण 3 को भाग दे रहे हैं तो समीकरण 3 ये वाला होती है, तो ये हो जाती है आपका mv², और ये इतना हो जाती है r हो जाती है, इक्वल टू इधर का मान कितना है हमारा, ये होता है n², यहाँ पर होता है h² अपान कितना हो जाता है हमारा, ये 4 जो है आपका, ये हो गया 4 पाई, और ये जो है स्क्वायर को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। चूँकि यहाँ पर क्या है, इसके बाद JD² है, तो यहाँ पर इसको 1 अपान कितने JD² से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। अब जो है कटने लायक चीज़ रहती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर भाई कट जाती है। जैसे यहाँ पर एक m कट गया, यहाँ v² कट गया, एक r और एक r अट गया, तो बचा क्या यहाँ पर हमारा, ये बच जाती है हमारा
एक ए बचा है और एक बचा है हमारा आर, यहाँ पर ये बच जाती है। अब इस साइड क्या होती है भाई, ये हो जाती है एन स्क्वायर, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये एच स्क्वायर अपान क्या हो जाती है हमारी 4 पाई स्क्वायर हो जाती है। चूँकि नीचे के साथ गुणा हो जाती है तो ये जेड ई स्क्वायर हमको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर त्रिज्या का मान ज्ञात करना होती है। चूँकि हमारा लिखा है कक्षा की बोहर त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान यहीं पर रख दी जाती है और एम को उस तरफ पक्षांतरित कर दी जाती है। तो इसका मान एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये जो है 4 पाई और स्क्वायर और ये हो जाती है जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर, ये हो गया 2 और ये हो जाती है हमारा क्या बचा इधर भाई, जेड ई स्क्वायर और एम इस तरफ पक्षांतरित हो जाती है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाती है, हमारा जो भी कक्षा की बोहर त्रिज्या क्या हो जाती है, इस समीकरण से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब ये जो समीकरण जो मिला है इसमें आपकी क्या होती है, ये जो एच है 4 पाई है, हमारा जेड है, ई है, ये सब क्या होती है हमारी कांस्टेंट होती है भाई, सब क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अंततः इस सब को अगर हम मान रखें तो इसका जो मान होती है, ये जो मान है वो r बराबर 0.529 इंटू 10⁻⁸ और ये क्या हो जाती है हमारा इस तरफ एन स्क्वायर क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, बटा में क्या हो जाती है, जेड हो जाती है। तो यहाँ से एक और समीकरण क्या हो जाती है, यहाँ से प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर जेड जो होती है वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। जेड क्या होती है भैया, परमाणु क्रमांक या परमाणु जो संख्या होती है उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब यदि इस जेड के जगह अगर हाइड्रोजन रख दी जाती है तो हाइड्रोजन का जो मान होती है वो हाइड्रोजन का मान कितना होती है भाई, 1 होती है। तो अंततः हमारा जो मान है r बराबर 0 पॉइंट कितना हो जाती है, 529 यहाँ पर 0 पॉइंट हो गया और ये 529 इंटू 10 दी पावर कितना हो जाती है हमारी -8 इंटू एन स्क्वायर क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि जेड का मान अगर हाइड्रोजन के लिए रखें तो 1 होती है, तो 1 का कोई मतलब नहीं होती है, तो ये मान प्राप्त हो जाती है। या अंततः ये सबको अगर देख दिया जाए तो सब कांस्टेंट होती है भाई, हमारा 4 पाई जेड ए है ना, ये सब क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अंततः हमारा जो आर का मान है वो एन स्क्वायर के क्या हो जाती है, बराबर क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीक़ा से कक्षा की बोहर त्रिज्या के लिए क्या की जा सकती है, एक इस प्रकार से फार्मूला क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा कक्षा की बोहर त्रिज्या के लिए कैसे फार्मूला प्राप्त की जाती है। तो यहाँ से क्या होती है, स्टार्ट होती है कि यहाँ पर जो बाहर की ओर बल लगने वाले को mv स्क्वायर से बटे आर से दर्शाई जाती है और केंद्र की ओर लगने वाले बल को यहाँ पर जे डी स्क्वायर आर स्क्वायर से दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से हमको समीकरण क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही की जाती है ना, और नेक्स्ट डे से इसके और आगे का जो पार्ट है उसको जो है देखी जाएगी भाई। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।